हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 4 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की अगर हम बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था। आगे वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं आरबीआई सर्कुलर्स। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर ऑफिशियली अपलोड रहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि जो आरबीआई की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग ये टास्क हो सकता है, पढ़ने में समय लग सकता है। करंट अफेयर्स फंडा ने इसी काम को काफ़ी ईजी कर दिया है। हमने जितने भी पिछले कुछ महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स हैं उन्हें काफ़ी ईजी तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में, ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है, ताकि आप आसानी से उन्हें समझ पाएँ। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब इंक्लूड किए गए हैं, और जो इरेलेवेंट फैक्ट्स हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें नहीं लिया गया है। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये आरबीआई सर्कुलर्स इसी पीडीएफ पैकेज में इंक्लूड है। बाकी कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने पढ़ाई हुई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। और इंडियन इकोनॉमी से पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पैसेज जैसे एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में। इंश्योरेंस से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर भी इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्या हिस्ट्री रही है भारत में इंश्योरेंस की, किस तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री भारत में आई है, पहली कंपनी कौन सी थी, और एफडीआई कितना है भारत में, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, जीडीपी में कितना योगदान है, सब कुछ इसमें कराया गया है। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो ये मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमें इसी तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु वॉज पोस्टमसली ऑनर्ड विद द विज्ञान रत्न अवार्ड? ऑप्शंस हैं सीएनआर राव, आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम, जयंत विष्णु नार्लिकर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन द फाइनल ऑफ द 2025 आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? भारत ने 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में किस देश को हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, साउथ अफ्रीका। तो 2025 आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये 13th एडिशन था विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। चौथी बार भारत ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। इससे पहले 1978 में, 1997 में, 2013 में होस्ट कर चुका है। और भारत के साथ साथ श्रीलंका ने भी इस टूर्नामेंट को इस साल होस्ट किया। कुछ मैचेस श्रीलंका में भी खेले गए। इस टूर्नामेंट की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम गुवाहाटी में हुई थी। इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच हुआ था 30 सितंबर को। अब बात करें इस वर्ल्ड कप की, तो भारत ने विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। पहली बार भारत ने जीता है। 52 रन से विक्ट्री हासिल किया साउथ अफ्रीका पर। कहाँ खेला गया? डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। शफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच डिक्लेयर की गई हैं। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर की गई है। भारतीय टीम जो कि विजेता है, इन्हें प्राइज मनी दी जाएगी 37.3 करोड़ रुपीस की।
What position did India secure in the 2025 Global Firepower Military Strength Ranking? 2025 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, फोर्थ। तो टॉप 10 कंट्रीज आप देख सकते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिलीज हुई है और इसमें वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज बताया गया है उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से। 145 कंट्रीज को रैंक किया गया है 60 इंडिविजुअल फैक्टर्स के हिसाब से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहली पोजीशन पर है 2005 के बाद, 2005 से ही। उसके बाद दूसरे नंबर पर रशिया आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है। भारत चौथे नंबर पर है। सब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 है। फिर भारत के बाद साउथ कोरिया पांचवें नंबर पर, फिर यूनाइटेड किंगडम छठे पर, फ्रांस सातवें पर, जापान आठवें पर, टर्की 9वें पर, 10वें पर इटली। India will host which three major international maritime events at the Visakhapatnam in February 2026? भारत फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में किन तीन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, IFR, मिलान, IUNS। तो भारत तीन मेजर इंटरनेशनल मैरीटाइम इवेंट्स होस्ट करेगा फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये तीन इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, एक्सरसाइज मिलान 2026, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। तो ये 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच होने वाले हैं। तो पहली बार भारत इन मेजर मैरीटाइम इवेंट्स को एक साथ कंडक्ट करने वाला है। भारत का जो महासागर विजन है यानी कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म्ड फॉर आधार विजन 2032? आधार विजन 2032 के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नीलकंठ मिश्रा। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ये जल्दी आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क जारी करने वाला है। किस तरह से आधार को ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसमें चेंजेस लाए जाएं और जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है उसके हिसाब से आधार को एट पार लाया जाए। तो इस एम्बिशियस ट्रांसफॉर्मेशन को गाइड करने के लिए UIDAI ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसके चेयरपर्सन है नीलकंठ मिश्रा जो कि UIDAI के चीफ हैं। इसमें भुवनेश कुमार भी हैं, UIDAI के CEO, विवेक राघवन, धीरज पांडे, शशि कुमार गणेशन, राहुल मथान, नवीन भोजीराजा, डॉक्टर प्रभारन पूर्णचंद्रन, अनिल जैन, मयंक वत्स, अभिषेक कुमार सिंह, ये सभी इस कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा, और किस तरह से जो भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके साथ अलाइन किया जाए आधार आर्किटेक्चर को, इस बारे में भी ये कमेटी अपने राय रखेगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस इंक्रिप्शन, नेक्स्ट जनरेशन डेटा सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है उन पर फोकस रहने वाला है। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल गोल्ड एट द पिकलबॉल वर्ल्ड कप? पिकलबॉल विश्व कप में भारत का पहला पदक स्वर्ण किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है, विजय छाबरिया। तो विजय छाबरिया इन्होंने भारत का अब तक का पहला मेडल जीता है पिकलबॉल वर्ल्ड कप में जो कि फ्लोरिडा में हुआ है और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। वहीं 14 साल की अनुष्का छबरिया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अंडर 34 वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में पिकलबॉल वर्ल्ड कप 2025 में और यंगेस्ट इंडियन एवर बन गई हैं जो वर्ल्ड कप पोडियम पर स्टैंड हुई है। What was India's rank on the medals table at the 2025 ASEAN Youth Games held in Bahrain? बहरीन में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 6th। तो भारत ने अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की है 2025 आसियान यूथ गेम्स जो कि मनामा बहरीन में हुई है। 48 मेडल्स भारत ने जीते हैं जिसमें 13 गोल्ड है, 18 सिल्वर है, 17 ब्रोंज मेडल है। और मेडल्स टेबल पे भारत 6ठे नंबर पर है और पहले नंबर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो 222 इंडियन एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट किया। गर्ल्स की जो कबड्डी टीम है उसने तो भारत के लिए पहला गोल्ड यहाँ पर जीता। और प्रीति स्मिता भोई इन्होंने वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड सेट किया वेट लिफ्टिंग में। अब भारत 2026 यूथ ओलंपिक्स जो कि ढाका सेनेगल में खेले जाएंगे उसके लिए भी क्वालिफाई कर चुका है। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of संसद टीवी? संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, अमित खरे।
तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं अमित खरे, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं संसद टीवी के। ये इनकी एडिशनल ड्यूटी दी गई है, वरना ये वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं। और किन से टेक ओवर करेंगे ये? लोकसभा सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह से। What is the name of the passenger vessel that completed its maiden voyage to Barren Island, the only active volcano in the Indian subcontinent? उस यात्री जहाज का नाम क्या है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप तक अपनी पहली यात्रा पूरी की? राइट आंसर ऑप्शन ए है सिंधु। तो देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक पैसेंजर वेसल है सिंधु। इसने अपनी पहली यात्रा की है बैरन आइलैंड में। बैरन आइलैंड इकलौता एक्टिव वोल्केनो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये सिंधु ये बैरन आइलैंड तक या फिर वापस पोर्ट ब्लेयर में हडू वार्फ में आया है। तो पहली बार है जब यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह की सर्विस ट्रैवलर्स के लिए लॉन्च की है, ताकि वो आइलैंड से जा सकें एक पैसेंजर वेसल के जरिए, सिंधु के जरिए। और पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर की दूरी पर है ये बैरन आइलैंड। अनइनहेबिटेड है, यानी भी यहाँ पर कोई रहता नहीं है। Which country's space agency successfully launched its new unmanned cargo spacecraft, the HTV-X1, aboard the flagship H3 rocket? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने नए मानव रहित कार्गो अंतरिक्ष यान HTV-X1 को H3 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है जापान। तो जापान की स्पेस एजेंसी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा। इन्होंने अपने H3 रॉकेट से एक अनमैन्ड कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है अपने फर्स्ट मिशन के तहत, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सप्लाई डिलीवर करेगा। तो इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है HTV-X1। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कनेक्ट होगा 6 महीनों के लिए, और जो भी सप्लाईज हैं वो डिलीवर करेगा, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वेस्ट है उन्हें वापस लाएगा। उसके बाद फिर अपना जो टेक्निकल मिशन है उनको कंडक्ट करेगा। What is the name of the proposed entity that will manage the digital payments intelligence platform in India? उस प्रस्तावित इकाई का नाम क्या है जो भारत में डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रही है, ताकि जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंक्स में रियल टाइम में, मतलब जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंकों में, उन्हें रियल टाइम में डिटेक्ट किया जा सके। तो जो भी 12 स्टेट रन बैंक्स हैं वो जल्दी इक्विटी स्टेक्स इसमें अपना हासिल करेंगे, और इसको बोला जा रहा है इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। ये सेक्शन 8 कंपनी होगी, ऑथराइज कैपिटल 500 करोड़ की, पेड अप कैपिटल 200 करोड़ की इसकी होने वाली है। एट प्रेजेंट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में आता है, ये एक नोडल एजेंसी है साइबर क्राइम्स के लिए। बाकी बैंक्स MuleHunter.ai भी यूज़ कर रही है, जो RBI ने लॉन्च किया है, ताकि म्यूल अकाउंट्स को डिटेक्ट किया जा सके। म्यूल अकाउंट्स मतलब क्रिमिनल जो बनाते हैं अकाउंट्स इलिसिट मनी के लिए, ठीक है, जो गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है उसको डालने के लिए। What is the tentative budget for implementing the nutrient-based subsidy rates for phosphatic and potassic fertilizers for the upcoming Rabi season 2025-26? आगामी रवि सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को लागू करने के लिए बजट किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 37,952.29 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स अप्रूव कर दी है फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के लिए अपकमिंग रबी सीजन 2025-26 के लिए, और 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के पीरियड को कवर करेगा। इसका बजट है 37,952.29 करोड़ रुपए। तो सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जाएगी PN के फर्टिलाइजर्स पर, डायमोनियम फॉस्फेट, NPK ग्रेड्स। What is the name of the newly discovered सुपर अर्थ? नव खोजे गए सुपर अर्थ का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है GJ251c। तो साइंटिस्ट ने सुपर अर्थ जिसका नाम GJ251c है इसको डिस्कवर किया है, और ये 20 लाइट ईयर्स से भी कम दूरी पर स्थित है भारत से, माफ कीजिएगा अर्थ से, और अर्थ के मास से 4 टाइम्स इसका मास है। और आपको बता दें जो रिसर्चर्स हैं पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से, उन्होंने इस डिस्कवरी को पूरा किया है। तो इस डिस्कवरी से अब एक हम पता लगा सकते हैं कि लिक्विड वाटर को ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बियॉन्ड
लाइफ कहीं पर हो सकती है या नहीं हो सकती है। प्लेनेट को डिटेक्ट किया गया है हैबिटेबल जोन प्लेनेट फाइंडर द्वारा, होपी एबल टेलीस्कोप के जरिए। सुपर अर्थ क्या होती है? एक तरह की एक्सो प्लेनेट होती है। सुपर अर्थ में क्या होता है, जो एक तरह का एक्सो प्लेनेट होता है, उसका मास तो अर्थ से ज़्यादा होता है, लेकिन जो यूरेनस और नेपच्यून है उनसे काफ़ी कम होता है। ठीक है। और सुपर अर्थ इसका मतलब ये नहीं कि आप अर्थ की तरह वहाँ पर हैबिटेबिलिटी है, अर्थ की तरह वहाँ पर रहने की कंडीशन है, ऐसा नहीं है। केवल अर्थ से अधिक उसका मास होता है, इसलिए उसको सुपर अर्थ बोला जाता है। Wavex recently signed an MOU with which organization to boost India's creative content and media technology startup ecosystem. वेवेक्स ने हाल ही में भारत के रचनात्मक सामग्री और मीडिया प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है टी हब। तो वेवेक्स जो कि स्टार्टअप एक्सीलरेटर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टी हब के साथ, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार्टअप हब है। और ये एमओयू किया गया ताकि भारत का क्रिएटिव कंटेंट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बूस्ट मिल सके। दिस कोलैबोरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट इंडियन स्टार्टअप्स बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड इंक्यूबेशन, मेंटरशिप, एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क्स। ठीक है, तो जो नेटवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप है प्रोवाइड की जाएगी। Who is heading the government constituted committee to review the notified rates under RODTEP and ROSCTL schemes? RODTEP एंड ROSCTL योजनाओं के तहत अधिसूचित दरों की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी है नीरज कुमार गुप्ता। गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसको हेड कर रहे हैं फॉर्मर सेक्रेटरी नीरज कुमार गुप्ता, और जो दो स्कीम्स हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, RODTEP और ROSCTL, इसमें जो नोटिफाइड रेट्स हैं उनको रिव्यू करेंगे। और दो मेंबर हैं इसमें, SR बरुआ और विवेक रंजन। तो RODTEP की मतलब रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, लेवाइज हैं, उन पर रिफंड प्राप्त होता है। ठीक है, जो भी एक्सपोर्टर्स पर लगाई गई हैं, जो भी ड्यूटीज, टैक्स, रिवाइज एक्सपोर्ट्स पर लगाई गई हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम या फिर जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम उनको रिम्बर्स नहीं किया गया है। ये तो यहाँ पर रिफंड उनको किया जाता है, सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, लोकल लेवल पर भी। मार्च 2026 तक ये स्कीम एक्सटेंड कर दी गई है। और फिलहाल जो करंट RODTEP रेट्स हैं वो 0.3 से 4.3% तक के बीच में है। दूसरी है ROSCTL स्कीम, यानी कि रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइज। ये 2021 में अनाउंस की गई थी गारमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए। इसमें भी उन्हें रिबेट मिलता है सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस पर, उनका जो शिपमेंट किया जाता है, जो शिपमेंट बाहर भेजते हैं उस रेट पर। मैक्सिमम रेट ऑफ रिबेट 6.05% है और मेड अप्स पर 8.2% है। Tata Advanced Systems Limited and Chevron Aircraft Engines have jointly set up a new facility to manufacture complex rotating parts for the CFM LEAP engine in which state? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन ने संयुक्त रूप से किस राज्य में CFM लीप इंजन के लिए जटिल घूर्णन भागों के निर्माण के लिए एक नई सुविधा स्थापित की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है तेलंगाना। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और फ्रेंच एरोस्पेस जायंट सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स, इन्होंने एक नई फैसिलिटी सेटअप की है जिसके जरिए आदिबातला तेलंगाना में ये जो CFM लीप इंजन है, इसके जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करेंगे। 425 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगने वाली है। और ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे? CFM इंटरनेशनल के द्वारा, जो कि 50-50 जॉइंट वेंचर है जी एरोस्पेस और साफरान के बीच में। Who won the Mexican Grand Prix 2025? मैक्सिकन ग्रां प्री 2025 किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने मैक्सिकन GP जीत लिया है, ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है, मैक्लारेन के लिए फॉर्मूला 1 में कम्पीट करते हैं। वेयर वॉज इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन 2025 हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन 2025 को संबोधित किया है रोहिणी, न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल आर्य समिट 2025 एक ज्ञान ज्योति फेस्टिवल का ही पार्ट है, जिसके जरिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है और आर्य समाज की 150 ईयर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है, 1875 में स्टार्ट किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में। इसका मोटो है टू मेक द होल वर्ल्ड नोबल।
The Young Leaders Forum was organized by the Indian Army in collaboration with which institution? यंग लीडर्स फोरम का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किस संस्था के सहयोग से किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज क्लाउस। इंडियन आर्मी ने सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के साथ मिलकर यंग लीडर्स फोरम को ऑर्गेनाइज किया है मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। और भारत जो है इंडियन आर्मी जो है 27-28 नवंबर में एक चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का 3rd एडिशन होस्ट करने वाला है, तो उसी का ये प्री इवेंट था यंग लीडर्स फोरम। और थीम रहने वाला है इस डायलॉग का, रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। Who launched twin reports on India's service sector, insight from GVA and employment trends and state level dynamics? देश के सेवा क्षेत्र पर 2 रिपोर्ट, राष्ट्रीय सकल मूल्य संवर्धन और रोजगार रुझान तथा राज्य स्तर की सक्रियता का निरीक्षण किसने लॉन्च किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, सीईओ नीति आयोग। बीवीआर सुब्रमण्यम जो कि सीईओ नीति आयोग के, उन्होंने 2 रिपोर्ट्स जारी किए हैं सर्विसेज थीमेटिक सीरीज पर। पहली है इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट फ्रॉम जीवीए ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स, दूसरी है इंडिया सर्विसेज सेक्टर इनसाइट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। तो इस रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं मैं बता देता हूँ। 2024-25 में सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवीए में, ग्रोस वैल्यू एडेड में, वो 55% का रहा है, जबकि प्राइमरी सेक्टर का 16%, सेकेंडरी सेक्टर का 29% रहा है। 128 मिलियन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है सर्विस सेक्टर 2023-24 में, जो कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कंस्ट्रक्शन के बाद। हालांकि हाई कॉन्ट्रीब्यूशन के बावजूद भी लेस देन 1/3 ऑफ टोटल जॉब्स ये क्रिएट कर रहा है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पलाऊ? गेरुलमड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर? दिल्ली। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड? कैथरीन कॉनोली। Which global financial institution has elected its CEO, Zane Fraser, as the new chair city? The 619th meeting of the Central Board of Directors of Reserve Bank of India was held in Udaipur under the chairmanship of Sanjay Malhotra, गवर्नर RBI। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दिए हैं। इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं। When is the International Stuttering Awareness Day observed? Who is the author of Finding Home Again, Our Quest to Belong? The Embassy of India in which city has launched the 3rd edition of Pravasi Parichaya? Rohan Bopanna announced his retirement from which sport after a 20-year-long career? Who has become the oldest Indian batter to claim the number 1 spot in the ICC Men's ODI rankings, achieving the milestone at the age of 38? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही में करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्यूज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।